हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और आई होप कि अभी तक आपने जितनी ऑर्गेनिक पढ़ी है सारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिसमें हमने, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि जिसमें जो रिपीट किया है दैट इज प्रिपरेशन हमने कंप्लीट की है। इसके अलावा हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट की है और एलिमिनेशंस भी हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट एलिमिनेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इतना आपको आई थिंक समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ऑर्गेनिक का डर धीरे 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 दूर होता जा रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है अब तो। ठीक है, चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि लंबा लेक्चर लग जाएगा, फिर लंबा लेक्चर आप देखते नहीं हो। तो इसीलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक्स पे आते हैं हमारे आज के। आज हम कोशिश करेंगे हमारा एलिमिनेशन खत्म हो जाए सारा का सारा। और आज के टॉपिक बोर्ड के लेवल से तो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, बट नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अच्छे सुनिएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? अपना हथियार। तो सबसे पहले क्या लेंगे? अपना हथियार लेंगे। तो ले लेते हैं अपने हथियार, तो नहीं बोलना चाहिए, हमारे औजार हैं ये तो एक तरह के। औजार ज्यादा अच्छा रहेगा कि औजार बोलना चाहिए, कि हम इसकी हेल्प ले रहे हैं ना काम करने के लिए, तो औजार की हेल्प लेते हैं ना। तो ये हमारा औजार हो गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो मैकेनिज्म हमने पढ़ ली थी। एक हमने पढ़ ली थी E2 के बारे में हमने सीख लिया था, और एक हमने E1 के बारे में हमने सीख लिया था। मैंने आपको चार मैकेनिज्म्स बताई थी। E2 बताई थी, E1 बताई थी, और इसके अलावा E1CB एंड EI, ये चार मैकेनिज्म मैंने आपको डिस्कस की थी टोटल। उसमें से ये दो हम कर चुके हैं, और इन दो के बारे में आज हम पढ़ेंगे फटाफट से। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही थोड़ी सी काम की है, हल्की फुल्की, इसका तो कोई यूज भी नहीं है। तो इसी के बारे में आगे हम अभी जो है अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो फिर आज हम इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको बताते हैं आज E1CB के बारे में बारे में। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं आज हम E1CB मैकेनिज्म। ठीक है, सुनिए ध्यान से बेटा जी, बहुत काम की है क्वेश्चन आज के भी। लेकिन नीट और जेई में, बोर्ड में तो नहीं है, नीट और जेई में क्वेश्चन इसके हैं, लेकिन नॉलेज लेनी चाहिए सबको ही। मैं तो यही मानता हूँ कि हर स्टूडेंट को नॉलेज जहां से जितनी मिल रही है ले लेनी चाहिए, क्योंकि बेटा जी फ्री की नॉलेज है, कौन सा आपके पैसे लग रहे हैं, है ना। चलिए जी, देखिए बेटा जी, E1 में मैंने आपको क्या बताया था? E1 में मैंने आपको बताया था कि दो स्टेप में रिएक्शन होती है, और उसमें होता यह था कि पहले स्टेप में हमारा X निकल जाता था, और फिर क्या बनता था? कार्बोकटायन बनता था। फिर जो H है वो निकलता था सेकंड स्टेप में, उससे हमारा प्रोडक्ट बनता था। लेकिन 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 यहाँ तो गड़बड़ हो गई। बोलता है क्यों भैया, क्यों इसको, क्यों हमने पहले हक दिया निकलने का? हम तो नहीं देते इसको हक निकलने का। मैं तो पहले H को निकाल लूंगा, फिर X को निकाल लूंगा। बात समझिएगा। E1 में क्या हो रहा था? अगर हम सिर्फ E1 पढ़ रहे थे तो X पहले निकल रहा था, H बाद में निकल रहा था। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि नहीं भाई, मैं तो H निकालूंगा पहले, मैं तो H पहले निकालूंगा। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें H पहले निकलता है और X बाद में निकलता है, दे फॉलो द E1CB मैकेनिज्म। बात भेजे में घुसी के नहीं घुसी पांडे जी? घुसी ना। तो इसीलिए इसका नाम है E1CB मैकेनिज्म। तो E1CB मैकेनिज्म के अंदर जो आपको पहली बात पता चल रही है, वो क्या पता चल रही है? कि इट वुड इन्वॉल्व फर्स्ट एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड देन हेलोजन। तो यही एक सबसे मेजर डिफरेंस है E1 में और E1CB में, कि वहां पर हम पहले हेलोजन को रिमूव कर रहे थे, यहां हम पहले हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, और इसी वजह से इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हैं जो इस तरह की मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। ओके, बहुत कम है लेकिन करती हैं, कुछ कुछ केसेस में कर जाती हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई, है ना। अब एक बात देखिए आप, अगर मैं पहला स्टेप लिखता हूं तो H को रिमूव करने के लिए तो बेस चाहिएगा, बिना बेस के तो बात बनेगी नहीं, है ना। तो यहां से हमने बेस लिया, मान लीजिए OH नेगेटिव कोई बेस है, ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, ये C, ये X, इस तरह से हो गया। बाकी जो लगे हुए उसको मैं नहीं दिखा रहा हूं, बेसिकली मुझे काम सिर्फ इन दो से है ना। तो होता क्या है? होता ये है कि ऐसे खास बात और बेटा जी, ये स्टेप बहुत फास्ट है, स्लो नहीं है आपकी बात। ये स्टेप आपका फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? पहले H निकल गया तो H क्या करेगा? H अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको देके जाएगा कार्बन को, है ना। तो यहां क्या हो गया? यहां आ गया कार्बन को नेगेटिव चार्ज।
बाकी दो तो लगे हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। यहाँ सी, यहाँ ऐसे का ऐसा हो गया, और यहाँ क्या लग गया आगे एक्स। यानी कि वहां पर और यहां पर फर्क क्या है? फर्क यह है बेटा जी कि वहां बन रहा था कार्बोकेटायन और यहां बन रहा है कार्बो एनायन। यही तो फर्क आ गया ना। तो वहां बन रहा था कार्बोकेटायन, यहां बन रहा है कार्बोनायन, और कार्बोनायन तो स्टेबल होते नहीं है ना। तो ये बेसिकली क्या करेगा इंटरमीडिएट, फटाफट से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, यही कर रहा हूं, ये नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन ये यहां आएंगे, ये एक्स भैया जी अपने इलेक्ट्रॉन लेके फरार, तो ये निकल गया एक्स नेगेटिव, और बाहर क्या मिला हमें, एल्कीन ही मिलेगा। मिलेगा तो एल्कीन ही, लेकिन 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 थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बो एनायन। तो ये डिफरेंस है E1 में और E1 सीबी में। खास बात देखिए, अब मैं सीबी का मतलब क्या है यहाँ पर, द मीनिंग ऑफ सीबी इज कंजुगेट बेस। ओहो वाओ, कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस कैसे, जैसे देखो आपने 11th क्लास में एसिड बेस के बारे में पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा हुआ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये HA कोई एसिड था, इट गिव्स H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, है ना, दैट इज एसिड। H देने के बाद जो ये स्पीशीज बनती थी वो क्या बनती थी, कंजुगेट बेस बनती थी ना, सिखा था ना हमने ऐसा, ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस कांसेप्ट में। यहाँ भी देखिए क्या ये क्या दे रहा है, ये H दे रहा है, मींस कि एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो H देने के बाद जो बना, ये क्या बना, दैट इज कंजुगेट बेस बना है। तो इसीलिए इस मैकेनिज्म को हम देखिए E1 क्योंकि यूनिमोलिकुलर होती है। यूनिमोलिकुलर क्यों होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ इसकी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, एक्चुअल में तो रेट, बट क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, और कभी भी हम रेट ला इक्वेशन में इंटरमीडिएट की कंसेंट्रेशन को नहीं दिखाते हैं बेटा जी, ध्यान रखिएगा बात। किसी भी रेट ला इक्वेशन के अंदर हम इंटरमीडिएट की कंसेंट्रेशन को शो नहीं करते हैं। तो यहां पर हम क्या करें, अब इसको तो लिख नहीं सकते, लेकिन ये आया कहां से है, बेस से। और देखिए हालांकि फर्स्ट स्टेप फास्ट है, हम ये नहीं बोल सकते कि फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, नहीं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आप ये बोल सकते हो, ओके। लेकिन यहां पर बेसिकली दिक्कत ये है कि ये हमारा इंटरमीडिएट हो गया। अब इंटरमीडिएट को तो हम इन्वॉल्व करते नहीं है, हम तो रेटा इक्वेशन में किसको इन्वॉल्व करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को। तो यहां पर रिएक्टेंट कौन कौन ले रहे हैं, हम एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और बेस ले रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक तो एल्काइल हैलाइड लिखेंगे और एक बेस लिखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पावर, यहाँ फर्स्ट पावर, तो ओवरऑल E1 CB का जो ऑर्डर है, E1 CB का जो ऑर्डर है वो भी कैसा है, सेकंड ऑर्डर ही है भैया जी, है ना ये भी। दैट मीन्स बताइए मुझे, E1 में ऑर्डर क्या था, E1 में तो ऑर्डर फर्स्ट था, E2 में ऑर्डर क्या था, सेकंड था। यानी ये दोनों का देखिए रिएक्शन कैसी है, यूनिमोलिकुलर है, वो तो E1 में होती थी, ऑर्डर कैसा है, सेकंड है। यानी कि ना तो पूरी तरह से E1 है, ना पूरी तरह से E2, दोनों के बीच की हो गई, एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऐसा, है ना, कि E1 CB और फिर E2 ऐसा हो सकता है ना। अब देखिए, तो क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके साथ कंपीट करेगी, जो हमारी E1 CB है, इट कंपीट विद E2। ये कहीं पर E2 के साथ कंपटीशन में आ सकती है कि नहीं भैया, मैं तो इस मैकेनिज्म से करूंगी। मोस्टली तो E2 ही होती है, लेकिन कई बार कुछ केसेस में आपको ऐसी रिएक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई, कंसेप्ट सारा समझ में आया कि नहीं आया, E1 CB क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या काइनेटिक्स को फॉलो करता है। बस मेन बात आपको याद रखनी है इसमें कि यहाँ पर कार्बो एनायन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, ना कि कार्बो कैटायन की फॉर्मेशन जो है आपकी होती है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और फिर इसमें हमारे पास रह गया, तो क्या मतलब बताना है मुझे, देखिए क्योंकि कार्बो एनायन बन रहा है, हमने बताया था कि प्रोडक्ट में अगर दो तरह के बीटा हाइड्रोजन हो तो या तो सेड्सअप होगा या होफमैन एलिमिनेशन होगा। और क्योंकि कार्बन आयन बन रहा है तो इसका मतलब जनरली क्या करें, साफ कर लेंगे इसको, चलो साफ ही कर लेते हैं, ये यहां से कर लेते हैं, नीचे मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा है आज लिखा हुआ, मजा सा है, साफ। चलिए, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, क्योंकि इसमें कार्बन आयन बन रहा है, तो कार्बन आयन तो फेवर करते थे होफमैन प्रोडक्ट को। तो अगर आपके पास ऐसा कोई रिएक्टेंट है जिसके पास दो आपको बीटा हाइड्रोजन दिखते हैं और दोनों अलग अलग तरह के हैं,
तो उस केस में अगर वो इवन सीबी को फॉलो कर रहा है तो आपको होफमैन प्रोडक्ट को मेजोरिटी में रखना है, मेजोरिटी में, ठीक है। होफमैन प्रोडक्ट को आपको मेजोरिटी में रखना है। बात भेजे में घुसी कि नहीं घुसी पांडे जी, जल्दी से बता दीजिए, अच्छी तरीके से बता दीजिए, ठीक है। चलिए इसको साफ कर लें। अब एग्जांपल देख ले, एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, है ना। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, क्या है भैया? आज के टाइम में तो फोन है ना। आज के टाइम में तो फोन है। हमारे टाइम में क्या होता था? हमारे टाइम में बेसिकली बॉल्स होती थी खेलने के लिए, क्रिकेट, है ना, या वीडियो गेम्स उस टाइम पे जो आती थी बेसिकली वो होती थी। और उससे पहले वाले टाइम में मुझे पता नहीं खास क्या होता था। तो टाइम के साथ मुट्ठियों में चीजें बदलती जा रही है ना। अच्छा चलिए, होफमैन प्रोडक्ट के आपको ने बता दिया। चलो अब एग्जांपल करते हैं, एक जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें आपको समझ में अच्छे से आ जाए। मान लीजिए मेरे पास है ORECH3 CH2 C, यहाँ लगा लेते हैं हम H, यहाँ Br, यहाँ C, इसके साथ लगा हुआ है यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H और यहाँ पर CH3, ठीक है। ये है हमारे पास। तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा जी? ओ बेटा जी पहला स्टेप बताओ। पहला स्टेप हम यहां से लिखते हैं ऐसे। तो पहला स्टेप बताओ, Br निकलेगा कि H निकलेगा? अरे सर H निकलेगा, H। अब H कहां से निकालने, देखिए यहां से निकालूं कि यहां से निकालूं? दो बीटा कार्बन है। अब बताइए मुझे, यही तो मजेदार बात थी कि इसको निकालने कि इसको निकालने। कंसेप्ट को समझिए पांडे जी। देखिए अगर होफमैन बनाना था तो होफमैन बोलता था कि H वहां से एलिमिनेट होगा, यहां पर पहले कर देते हैं वहां बाद में करते थे, बात तो वही है कि होफमैन में H वहां से एलिमिनेट होगा जहां पर H ज्यादा होंगे, है ना। तो यहां पर तो H एक ही है इस बीटा कार्बन पे, तो और इस बीटा कार्बन पे H दो है, तो होफमैन में तो एलिमिनेशन यहां से होगा। इसका मतलब पहले स्टेप में क्या होगा, ये H गया, ये कार्बन आयन बना, फिर ये CH, Br तो अभी पड़ा इसके पास, उसके बाद ये C, ये CH3, ये CH3 और ये H तो कहीं गया ही नहीं, है ना। ये पहला स्टेप हो गया। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, ये हम लिख लेते हैं यहां पर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट पैडी हमने चढ़ ली, दूसरी पैडी पे आते हैं। तो अब यहां से तो साफ दिख ही रहा है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां जाएगा तो ये बंदे जी निकल जाएंगे यहां से। तो प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट तो बनेगा, ये बनेगा, ये ही बनेगा और ये ही बनेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रोडक्ट बन गया। E1CB मैकेनिज्म से दो स्टेप्स के अंदर हमने इसको फॉलो करवा दिया। अच्छा अब एक बात और कई बार ध्यान में आती है, सर पता कैसे करें कि E1CB होगी या E2 होगी या E1 होगी इस केस में? तो वो भी आपको बताता हूं मैं कि बेसिकली ऐसे कैसे हो सकता है कि E1CB होगी, E1 होगी कि E2 होगी। तो उसके लिए करना क्या है आपको, देखिए उसके लिए आपको ये करना है जो ज्यादा फेवरेबल कंडीशन आपको दे सकता है बेसिकली, कि अगर आपके बीटा कार्बन के साथ यहां पर कहां गया, ये रहा, यहाँ पर H तो होगा, कम से कम एक H तो होना जरूरी है, विदाउट H तो एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जिस बीटा कार्बन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, अगर उस बीटा कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि NO2 या CN या CO, ऐसा ऐसा कोई ग्रुप लग जाए ना, है ना, तो ये आपके क्या करेंगे, H को एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगे, करेंगे ना। बताया था मैंने कि ये क्या करेंगे, खींचेंगे कार्बन से। कार्बन किससे खींचेगा? H से। तो H को लीड करना क्या हो गया, इजी हो गया। इजी होगा तो मतलब पहले जाएगा, इससे पहले चला जाएगा। तो ऐसे कोई भी ग्रुप जो बीटा कार्बन पे लगे हों, एट बीटा कार्बन, ये आपके सारे क्या करते हैं, E1CB को फेवर कर सकते हैं। बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाई, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक तो ये बात हमें ध्यान में पता होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये हाइड्रोजन को बहुत एसिडिक बना देते हैं भाई, जब तो जाएगा H पॉजिटिव। ज्यादा एसिड का मतलब क्या है कि जल्दी H जाए, स्ट्रॉन्गली, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्या मतलब होता है कि जल्दी H दे। तो ये क्या करते हैं, इसको बहुत एसिडिक बना देते हैं, इसी वजह से H को रीच करना बन्या जी आसान हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ रही होगी? चलिए अच्छा जी, और क्या बात करते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि जो E1 और E2 मैकेनिज्म होती है बेटा जी, उसमें दोनों में जो लिविंग ग्रुप होते हैं,
छोड़कर जाने वाला जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। लेकिन यहां पर कहता है कि अगर इवन सी भी पुरानी है ना, देखो ये नहीं जा रहा ना पहले, ये पहले नहीं जा रहा ना, पहले क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसका मतलब इसका जाने का मन नहीं है। और जाने का मन किसका नहीं होता? जो बहुत पुअर होते हैं। जो जो बेटा जो बेटा कमाने लग गया ना, उसको घर छोड़ने में जाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बेटा अभी भी घर वालों पर डिपेंडेंट है ना, वो सोचेगा यार कहाँ जाऊंगा, छोड़ो यही ठीक हूँ, यही ठीक हूँ, हालत खराब है अपनी अभी, हालत खराब है अभी अपनी। तो इसीलिए वो क्या कहता है कि एच तू चला जा, मैं बाद में आता हूँ, तू निकल पहले, मैं आ रहा हूँ बाद में। तो इवन सी भी मैकेनिज्म तब फॉलो होगी जब हमारा लिविंग ग्रुप बहुत पुअर हो जाएगा। और पुअर लिविंग ग्रुप तो आपको पता है, घर के चार बेटे और चारों में सबसे निकम्मा फ्लोरिन। सिर्फ लेना जानता है, लेना देना नहीं जानता। बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है पांडे जी। तो ये अगर हो जाए तो उस केसेस में याद रखिएगा कि इवन सीबी मैकेनिज्म हो गया। और उसका एक देखो, मैंने एक बात और बताई थी, यहां से देखो एक बात और निकल के आ गई। मैंने क्या कहा था कि अगर पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो होफमैन रूल फॉलो होगा। आगे देखो वही बात घूम फिर के यहाँ पर कौन सा फॉलो हो रहा है? और होफमैन। तो सारी बातें आपस में इंटरलिंक हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी बातें प्रूव हो रही है। देखो अपने आप ही कि लिविंग ग्रुप पुअर है तो इवन सी भी है, लिविंग पुअर सॉरी होफमैन है तो लिविंग ग्रुप पुअर होगा। सारे देखो वही बात आगे। तो फ्लोरिन क्या बता रहा है? फ्लोरिन आपको दो बातें बता गया कि फ्लोरिन अगर होगा तो होफमैन होगा। ओहो हो, यही क्या कह गया कि इवन सीबी को भी फेवर करेगा। सारी बातें जो पढ़ी है ना वही तो रिपीट हो रही है, वही तो प्रूफ में आ रही है। एक तरीके से ये प्रूफ ही तो हो रहा है उस चीजों का कि जो पढ़ा है वो सही था, गलत नहीं था, प्रूफ हो गई ये बातें हमारी। ठीक है, तो ये हमारी एक पॉइंट और निकल के आ गया। इवन सीबी से गुचड़ मुचड़ कुछ ज्यादा लग रही है मुझे, इसलिए इसको साफ कर लेता हूं, वरना बच्चे कहेंगे कि सर ओ सर इतना क्यों आप आलसी हो, बोर्ड को साफ कर लिया करो, है ना? सही बात है ना? गर्मी से बचे हुए हो, गर्मी से सर्दी से बच के रहना भैया जी। मौसम बिगड़ता है तो आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। ठीक है, कभी कभी बारिश आ रही है, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कभी मौसम ठंडा है, कभी गर्म है, तो ठंडे गर्म के फेर में मत फंस जाना, मतलब दिक्कत हो जाएगी। देखिए एक बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बता दिया आपको कि मैं लिख लेता हूँ पॉइंट सारे के सारे जो हमने समझे हैं। एक तो कार्बन आयन बनेगा, बनेगा ना? दूसरा सेकंड ऑर्डर की है ना? तीसरा लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए, है ना? चौथी बात करता है मैंने आपको बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अभी स्ट्रॉन्ग बेस फेवर करता है। पांचवी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर हैं बीटा कार्बन पे तो भी फेवर करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? हाँ एक बात और बताइए, होफमैन को फॉलो करते हैं, होफमैन प्रोडक्ट फॉलो होगा, होगा ही होगा क्योंकि रीजन दे चुका हूं। ठीक है, क्योंकि कार्बन आयन बनता है बेटा जी, आप ये कहिएगा। अच्छा हाँ, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर रह गया हमारे पास कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? वही सेम ऑर्डर, क्योंकि इवन इवन तो इसमें यूज हो ही रहा है ना, तो ऑर्डर आपका सेम वही रहेगा, टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। ये ऑर्डर तो बढ़िया, बस दिमाग में बिठा लो अपने। ठीक है, और तो बस कोई छोटी मोटी सी बातें हैं, काम की बातें नहीं है। सोलवेंट, क्योंकि कार्बन आयन बन रहा है तो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट यूज करेंगे। ये सब बातें बेटा जी बताई हैं मैंने। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो देख लें, वहां ये सब बातें बताई हैं कि पोलर एप्रोटिक कब करना है यूज, प्रोटिक कब करना है यूज, क्यों करना है यूज। तो क्योंकि कार्बन आयन बन रहा है तो पोलर एब्रोटिक सॉल्वेंट ही तो यूज करना पड़ेगा। और क्या हो सकती है लास्ट पॉइंट, कि जो हाई टेम्परेचर होते हैं ना, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर फेवर द इवन सीबी मैकेनिज्म। लो भैया जी, ये हमने कंप्लीट कर दिया आपकी इवन सीबी मैकेनिज्म। छोटी सी थी, आसान सी थी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कोई क्वेश्चन इतने आते नहीं है आपके, जितना आ सकता है मैंने आपको सारा 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 बता ही दिया। चलिए साफ करें इसको, चलिए साफ करते हैं और एक नई मैकेनिज्म पे आते हैं। आते हैं अब तो आते हैं, मजा आए तो मुझे बताना
कहाँ बताओगे सर? कमेंट में बताएंगे नहीं, और भी तरीके आपके पास हैं बताने के। कहाँ सर, कहाँ? आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को ज्वाइन करके या उस लिंक को क्लिक करके उसकी हेल्प से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके वहां भी मुझे बता सकते हो कि सर यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम आई है, कृपया करके दोबारा से बता दीजिए, तो हम आपको दोबारा से बता देंगे। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट मैकेनिज्म कौन सी थी हमारी? नेक्स्ट और लास्ट मैकेनिज्म हमारी है ई आई मैकेनिज्म। जैसे एस एन आई था ना, वैसे ही ई आई आई आऊ आए, E1, E2, E1CB, EI मैकेनिज्म। तो लास्ट मैकेनिज्म है बेटा जी एलिमिनेशन की, इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे एलिमिनेशन होते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शंस है। इसके अलावा हम एक चीज और पढ़नी आगे जाके, हमें फिलहाल तो इस पे फोकस करते हैं, ये जरूरी है, तो जो जरूरी है उसकी बात पहले करेंगे ना। तो E1 EI मैकेनिज्म की बात करते हैं। चलिए जी, देखिए इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा पहले, फिर मैं उसके सारे पॉइंट आपको समझाऊंगा। विदाउट एग्जांपल तो पॉइंट समझ में, हालांकि मैं सारे पॉइंट पहले लिख भी सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि पहले आप थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए अच्छा सा, और उसके बाद आप क्वेश्चन करिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ ही जाए। ठीक है, अच्छा देखिए इसके दो एग्जांपल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं आपको वो एक एग्जांपल ही जो है दूंगा, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स पहले समझ लीजिए, एक दो पॉइंट मैं चाहता हूं पहले समझ ही लो दो पॉइंट, फिर एग्जांपल लेने का फायदा है। एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी कि इस मैकेनिज्म में, इवन EI मैकेनिज्म के अंदर जो होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है। आई मींस इंटरनल, अंदरूनी मामला है हमारा, बाहर वाला कोई इसमें टांग नहीं अड़ाएगा अपनी, जो करना है हम ही करेंगे, खुद ही कर लेगा, सब कुछ खुद ही कर लेगा, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। यानी सिर्फ इट रिक्वायर्स ओनली हाई टेम्परेचर, सिर्फ हीट करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? हीट करना है। यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं? ये एक थर्मली एक्टिवेटेड, थर्मल मींस हीट, टेम्परेचर, थर्मली एक्टिवेटेड मैकेनिज्म में आता है, थर्मली एक्टिवेटेड मैकेनिज्म में आता है। बात समझ में आई? तो इट रिक्वायर्स ओनली हाई टेम्परेचर, ये इसकी सबसे पहली पहचान है। आपको यहां पर कोई किसी तरह का, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल रिएजेंट, एडिशनल मींस जैसे हम पिछले एलिमिनेशन में तो बेस यूज कर रहे हैं ना, तभी तो एलिमिनेशन हो रहा है, बट यहां ऐसा कोई एसिड या बेस की जरूरत हमें नहीं है, सिर्फ एक रिएक्टेंट ही दिखेगा, उसी में सब गुचल मुचल हो जाएगी। ये दो बातें पहचान की हैं जो आपको जरूरी है। ठीक है, बाकी चीजें तो हम अभी देखेंगे, बट ये दो बातें ऐसी जो बहुत पहचान की है, इनके बारे में आपको ज्यादातर पता होना चाहिए कि एक तो हाई टेम्परेचर सिर्फ चाहिए होता है, दूसरा इसमें किसी तरह का कोई बाहर का रिएजेंट नहीं चाहिए होता है, इसीलिए इसको हम एलिमिनेशन और इंटरनल बोल देते हैं। और भी नाम बताऊंगा इसके अभी, लेकिन ये पहले सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जी, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर आपको एग्जांपल देने के बाद जो है बाकी पॉइंट्स बताएंगे। तो एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हम पढ़ते हैं जनरली, वो पढ़ते हैं कोप एलिमिनेशन। कोप एलिमिनेशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ EI मैकेनिज्म। इसका क्वेश्चन अगर आपको किसी बुक्स में देखना है, जो मतलब जहां आए हुए हैं, तो MS चौहान सर की बुक जो है आपकी, मैं स्पेलिंग गलती क्या उसके अंदर आप इसके क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, एक दो ज्यादा नहीं, एक दो, वो इसी से रिलेटेड है थोड़े से, तभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस को, अगर आपके नहीं सोल्व हुआ तब हो जाएंगे। तो कोप एलिमिनेशन एग्जांपल है। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें हम क्या यूज करते हैं बेसिकली? टर्शरी अमाइन ऑक्साइड, ये एक रिएक्टेंट है जिसमें ये ग्रुप होता है टर्शरी अमाइन ऑक्साइड, इसको हम लेते हैं। ठीक है, और जो कि एलिमिनेशन होना है तो नॉर्मल सी बात है कि ये जिससे जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन हो जाएगा, जिससे ये जुड़ा हुआ ग्रुप वो अल्फा हो जाएगा, तो उससे नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा हो गया। तो हैविंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, वन बीटा हाइड्रोजन लेते हैं सीधा हम, कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन तो होना जरूरी है ना। और क्योंकि EI मैकेनिज्म है तो नॉर्मल सी बात है कि थर्मल एक्टिविटी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, दैट मींस कि सिर्फ क्या चाहिए हमें? हीट करना है और कुछ नहीं करना। क्लियरली ये बात समझ में आ गई कि हमें सिर्फ क्या करना है? इसमें हीट करना है। प्रोडक्ट क्या बनते हैं वो तो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनते हैं इसके अंदर, रिएक्टेंट क्या लेना है हमें,
तो मैं इसको स्टार्ट करूं, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज्यादा, बस एक कोप एलिमिनेशन क्वेश्चन एक दो आते हैं आपके, एक दो एग्जांपल करवाऊंगा मैं आपको, बट फिलहाल तो ये देखिए आप, देखिए एग्जांपल आसान सा है। देखिए कोई आर ग्रुप लगा हुआ है, कुछ भी लगा हो सकता है, ये CH2 है, फिर यहां भी CH2 है, ठीक है, फिर इस CH2 के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पर N, और यहाँ CH3, ये CH3, ये पॉजिटिव और इस O के साथ नेगेटिव, ये है। तो ये है टर्शरी अमाइन ऑक्साइड। देखिए इस N के साथ कितने कार्बन है, 1 2 और 3 है ना, तो ये टर्शरी हो गया। अमाइन क्यों हो गया? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप, तो अमाइंस हो गया, मैंने बताया था अमाइंस क्या होते हैं, और साथ में ऑक्साइड है तो O नेगेटिव आ गया। ओके, इसकी हमें क्या करनी है, एलिमिनेशन करना है इसके अंदर हमें। तो जब इसके हम एलिमिनेशन करते हैं तो इससे आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, वो क्या मिलते हैं वो बताऊंगा अभी आपको, लेकिन उसके लिए इसके मैकेनिज्म देखिए। अब चीज एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो कार्बन है ना, ये अल्फा हो गया, ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो गया, बीटा। ये तो अल्फा ही होंगे दोनों, अगर ये अल्फा तो ये दोनों अल्फा ही होंगे, है ना। लेकिन हमें तो यहाँ से एलिमिनेशन करना ना, क्योंकि बीटा तो यहाँ है, इनके पास तो बीटा ही नहीं आगे, एलिमिनेशन कहाँ से होगा? और एक दूसरी बात, एक पॉइंट बताना था मुझे इसमें, चलो हम इसमें कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे बेसिकली बताता हूं मैं ये इसमें क्या करना है हमें। देखिए कैसे, अब इसको करना कैसे, ऐसे तो समझ में थोड़ा सा आपको कम आएगा, बट इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं, ठीक है, साफ कर दूं इसको, लिखना मुझे यही है, बट इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं। देखिए RCH, बीटा हर को यहाँ लिखते हैं, क्यों लिखते हैं समझ में आ जाएगा। फिर ये CH2, फिर ये N, ये O, इसके साथ नेगेटिव चार्ज, और ये इसके साथ 2 CH3। कहेंगे सर अब समझ में आ गया हमें आपकी चाल का। देखिए कुछ नहीं करना, होता क्या है बेटा जी, इसमें एक तो पहली बात तो ये सब इसी ने करना है, कोई इसमें कोई बेस नहीं लिख रहा हूं, कुछ नहीं लिख रहा, सिर्फ इसको हीट करना है। जब इसको हम हीट कर रहे हैं, इसमें चार्ज पॉजिटिव था, इसको हम हीट कर रहे हैं, तो देखिए होता क्या है, होता ये है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये खुद किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। जैसे हमने SNI में पढ़ा था, वहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, है ना, SNGP पढ़ा था हमने, उसमें कुछ ऐसा ही हो रहा था, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज आपका है क्या करता है, इस हाइड्रोजन को कहता है तो मेरे पास आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना। तो एक जरा बेचारा शरीफ सा है, झांसे में आ जाता है। जैसे झांसे में आता है तो कहता है ले पकड़ अपने इलेक्ट्रॉन, मैं चला। जैसे ये यहाँ आया तो जो ये इलेक्ट्रॉन आपके थे ये यहाँ आने स्टार्ट हो गए, है ना। जैसे यहाँ आए, इस कार्बन ने कहा बेटा जी तुम यहाँ आओगे तो हमें जाना पड़ेगा, तो ये यहाँ चले गए, ठीक है। तो कुछ कंसेप्ट समझ में आया क्या हो रहा है, यहां से बॉन्ड टूट भी रहे हैं और बन भी रहे हैं। तो यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। तो EI मैकेनिज्म में एक बात और हो गई, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट। अब कहां लिखे इस पॉइंट को, बाद में लिख लेंगे, चलिए। तो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को किसी तरह का इन्वॉल्व नहीं करता है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। पहली बात तो ये, दूसरी बात साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। साइक्लिक 4 मेंबर हो सकती है, 5 मेंबर हो सकती है, 6 मेंबर हो सकती है, लेकिन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कैसे बनी देखो मैं दिखाता हूं। देखिए ये R एज इट इज है, इसको रेड से ले लेते हैं, चलो मैं जो बॉन्ड टूटा उसको रेड से ले लेंगे। ये R है, ये हमारे पास CH है, इसके साथ जो ये CH2 है ऐसे का ऐसा, और ये N था यहाँ पर, इसके साथ ये O लगा हुआ था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए हैं, इस H को दे दिए हैं, इसको भी हम अलग कर लेते हैं, और बाकी पे कोई असर पड़ा नहीं खास अभी तक तो, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये वाला, अरे यार ये वाला जो बॉन्ड आपका है, ये वाला जो बॉन्ड है टूट गया, तो ये टूटना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये वाला बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, बन रहा है ना। ये वाला बॉन्ड भी टूटना स्टार्ट हो गया, और ये वाला बॉन्ड भी बनना स्टार्ट हो गया। देखिए ध्यान, साइक्लिक बन गया ना, एक साइकिल बन गया ना। कितने मेंबर है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर है, तो इट इज ए 5 मेंबर्ड रिंग। तो EI मैकेनिज्म जो आपकी है, इट इन्वॉल्व ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, नॉट ए इंटरमीडिएट। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को इन्वॉल्व करती है, वो 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड या 4 मेंबर्ड हो सकती है। यहां तो कोई दिक्कत, अब तो कुछ बचा ही नहीं पांडे जी। लिख दीजिए प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट लिखोगे, देखो ये यहां से गया H, तो इसके पास क्या रह गया RCH, और यहां बॉन्ड बन गया, ये वाला टूट गया तो बना RCH डबल बॉन्ड CH2, तो बनना ही है, एल्केन तो बनना ही है। हमने बताया था पहले आपको कि एलिमिनेशन के अंदर क्या बनता है आपका, एलिमिनेशन के अंदर आपका एल्कीन तो बनता ही बनता है। उसके बाद क्या बनता है, इसके अलावा क्या बनता है, देखिए एलिमिनेशन में एक तो ये बन गया, एल्कीन बन गया। इसके अलावा देखिए ये N जो था, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया। इस O को क्या मिल गया, इस O को H मिल गया, मिल गया ना।
और 2 क्या लगे हुए हैं, ओए होए होए होए, CH3 लगे हुए हैं। तो ये आपका सेकंड प्रोडक्ट बन गया, जिसको हम क्या नाम देंगे, जिसको हम नाम देंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या नाम देंगे, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो पूरा नाम क्या होगा इसका, NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो ये थी आपकी कोप एलिमिनेशन। इसमें आपको बहुत सी चीजें समझ में अब आएंगी। क्या क्या आएंगी, मैं ऊपर वाले पॉइंट्स को साफ कर रहा हूं और उसके बाद मैं इन पॉइंट्स को वहां लिखूंगा, ठीक है। चलिए, ये कोप एलिमिनेशन एग्जांपल था आपका। मजा आया पढ़ के कि नहीं आया? अरे बता दीजिए कि हमें, बिना बताए हमें समझ नहीं, पता नहीं चलता आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा मजा। ऐसा लगता है बस आपने स्टोरी सुन ली, मजे ले लिए, अब ये पैसे भी नहीं दिए। अरे बता दो कम से कम, में बताने में तो आपका कुछ नहीं खर्च होता। ये होता है, नहीं होता ना, नहीं होता ना। देखिए पांडे जी, अब यहां से हमें क्या क्या सीखना है। एक पॉइंट तो हमें ये चला पता कि इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट, है ना। तो इसका मतलब है क्या इन्वॉल्व करता होगा, ट्रांजिशन स्टेट। इट इन्वॉल्व साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। साइक्लिक होनी चाहिए भैया जी। ओ पांडे जी, ओए पांडे जी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है, और वो भी कैसी, ऑफ 4, 5 और 6 मेंबर रिंग की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक पॉइंट और देखिए ध्यान से, ये भी हॉफमैन प्रोडक्ट को ही फॉलो करेगा। हॉफमैन प्रोडक्ट को ही फॉलो करेगा कब, अगर इफ 2 काइंड्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 2 काइंड्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। यहां तो 2 तरह के थे ही नहीं, इस एग्जांपल में तो एक ही तरह का था। इसी तरफ तो बीटा था, इस तरफ तो बीटा था ही नहीं, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आई हमें। लेकिन अगर 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन दिख जाए ना आपको, अब कहेंगे सर यहां भी तो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। आपने तो ट्रांजिशन स्टेट जब कहा था बेटा, वो नॉन साइक्लिक के लिए कहा था, ये साइक्लिक है ना। तो एक पॉइंट ये समझ में आ गया हमें, और पॉइंट बताऊंगा, देखो यहीं से क्या बताऊंगा कि ये जो रिएक्शन है, क्या इसमें कहीं बेस है, नहीं है। सारे की सारी चक्कर किस चीज का है, सिर्फ इसी का है। इट मीन्स कि इट फॉलो 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 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि इवन की तरह होगी। इवन में तो फर्स्ट ऑर्डर होती है, दैट मींस इट कैन compete विद इवन। लेकिन इवन में बेस जरूरी है, EI में बेस जरूरी नहीं है। डज नॉट रिक्वायर एनी बेस, ओनली रिक्वायर हाई टेम्परेचर। तो इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये भी आपको समझ में आ गया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस रिएक्शन, इस मैकेनिज्म को हम इट आल्सो कॉल्ड सिन एलिमिनेशन। ये बात याद रखिएगा कि सिन एलिमिनेशन में जनरली हॉफमैन रूल फॉलो होता है। सिन एलिमिनेशन में जनरली हॉफमैन रूल ही फॉलो होता है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड सिन एलिमिनेशन। दैट मींस जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो सिन प्रोडक्ट बनेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत काम की चीज है। इवन में दोनों बन सकते थे, सिन भी और एंटी भी, लेकिन EI में सिर्फ क्या बन रहा है, सिन एलिमिनेशन ही आपका होगा, एंटी नहीं होगा। यहां तक बात भेजे में घुसी कि नहीं घुसी, क्योंकि इसमें हीट इन्वॉल्व होती है और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है। इसको हम पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म भी बोलते हैं ना। हीट की वजह से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इसलिए इसको हम पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म भी कहेंगे। हाँ कहेंगे, हो कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे जल्दी से बताइए। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उसका प्रोडक्ट आपको मुझे बताना है क्या बनेगा, फटाफट से, जल्दी जल्दी काम करेंगे, उसके बाद हम आराम करेंगे। लेकिन पहले काम जरूरी है, सारे काम जरूरी है। ठीक है, तो पहला काम करेंगे, दूसरा काम करेंगे। एक एग्जांपल और होता है बेटा जी आपका, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। पायरोलिसिस, हीट की वजह से तोड़ना, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। हालांकि देखो ये सब हेलोल्केन्स में इन्वॉल्व नहीं है,
लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एलिमिनेशन पढ़ तो अच्छे से पढ़ लें, सब कुछ पढ़ ही लें, फिर तो कहीं ना कहीं काम तो आएगा ही हमारे आगे भी है ना। यही पढ़ लेते हैं, फिर टाइम बचेगा हमारा आगे। तो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, देखिए वही सेम सिचुएशंस को फॉलो कीजिए कि मेरे पास ये आर हो गया, इस आर के साथ यहाँ पर ओ हो गया, एस्टर है ना, तो ये ओ हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास हो गया, अरे हमारी मार्कर तो लेना पड़ेगा ना हमें, ये हमारा CH2 हो गया, एक और अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, और इसके साथ आगे कुछ लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, ये ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखिए इसमें होना क्या है, वही सेम स्टेप है बेटा जी। इसका H जो है इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो होता यह है कि वही सेम स्टेप, ये ऑक्सीजन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे इस H को, जैसे इसको अटैक करेंगे ये इलेक्ट्रॉन देके जाएगा कहां पर, कहां पर बताओ पांडा जी, कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, ये टूट गया, यहां आ गया। जैसे ये यहां आएगा, जैसे ये यहां आएगा, उससे क्या होगा, उससे हमारा जो CH2 वाला बॉन्ड है ये यहां आ जाएगा, टूट गया, ये तो होगा। तो स्टेट क्या बनी, R C, ये O, ये टूट रहा है, ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, नहीं टूट रहा है सॉरी, ये बन रहा है कि टूट रहा है, बन भी रहा है, ये CH2 है, ये O के साथ टूट रहा है, और ये बन रहा था, ऐसे था, हाँ। बाकी जो लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं, एक ही लगा हुआ है CH3, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 की बन गई, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो R C, ये बॉन्ड टूट गया, इसके साथ लग गया H, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया O के साथ, तो ये ऐसे हो, तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बना, प्लस क्या बना, यहाँ स्टार्ट कर लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, लो भैया जी, ये भी एग्जांपल किसका है, SEI मैकेनिज्म का एग्जांपल है। यहाँ तो कोई दिक्कत हुई, समझ में आ गया, साफ कर दूं, चलिए जी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस को मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन बात तो वही है ना सारी, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, और मेक अ मैन परफेक्ट, और मेक अ मैन परफेक्ट। ये ऑर्गेनिक कहाँ आ गए हम, तुझे ऐसे पढ़ते पढ़ते, हाँ सही बात है ना। चलिए जी, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया जी, उसमें क्योंकि अल्काइल हैलाइड यूज होता है इसलिए इसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे इस मैकेनिज्म को दोबारा से, बट मैं वहां मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, सीधे प्रोडक्ट बताऊंगा, यहाँ पर मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं। उसका नाम क्या है पांडे जी, उसका नाम है क्या है, HEAE, ओए 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 इतना बड़ा नाम सर, जब फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में 4 लेटर हैं तो बड़े में तो खुल के तो बड़े हो जाएंगे, हो तो जाएंगे। सुनिए इसका नाम, H फॉर हिंदुस्तान, बिल्कुल, H फॉर हॉफमैन, E फॉर एग्जीक्यूटिव, एग्जॉस्टिव लिख सकते हैं इसको, एग्जॉस्टिव, ठीक है। A फॉर एल्काइलेशन, और फिर एलिमिनेशन, क्योंकि एलिमिनेशन आ रहा है इसलिए इसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये एक मैकेनिज्म हमें पढ़नी है, हॉफमैन एग्जीक्यूटिव, एल्काइलेशन और एलिमिनेशन, हॉफमैन बंदे ने दी थी इसलिए उसके नाम पर पड़ गई, है ना। ये हॉफमैन बड़ा खतरनाक इंसान लगता है, बहुत काम करा इसने। चलिए तो अब सुनते हैं ये क्या करती है। एक चैप्टर में आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहां तक पढ़ सकते हैं बस, पहले तो इसमें 2 स्टेप है, इसमें 2 ही चीजें आपको इन्वॉल्व करनी है। पहले तो यहां तक का काम करना है आपको, जब यहां तक का काम कर लो, जब यहां तक का काम कर लो, एल्काइलेशन कर लो, उसके बाद उसका एलिमिनेशन करना है। इट मींस कि ये मैकेनिज्म क्या करती है, इट इन्वॉल्व अरे यार, इट इन्वॉल्व 2 स्टेप नहीं, प्रोसेस कहेंगे, 2 प्रोसेस इन्वॉल्व करती है। 2 कौन कौन सी, एक तो एल्काइलेशन करनी है, वो भी एग्जीक्यूटिव करनी है, ठीक है। दूसरी इसका वर्ड का मतलब सुनिए, एक्सेसिव हो गई, एक्सेस अभी, इसका वर्ड का मतलब है एक्सेसिव या एक्सेस, ठीक है। दूसरी उसके बाद एलिमिनेशन करना है। ओए होए होए होए, यही तो राज की बात थी, यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं आपकी बात, जेई में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जेई में इसके। तो इट इन्वॉल्व 2 प्रोसेस, एल्काइलेशन और एलिमिनेशन। करनी किसकी है, अमाइंस की करनी है। किसकी करनी है, अमाइंस की करनी है। किसकी करनी है, अमाइंस की करनी है। किसकी करनी है, अमाइंस की। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं लेता हूं, मेरे पास है कोई अमाइन, ये है मेरे पास कोई अमाइन, पहले मैं सिर्फ इतना सिखा रहा हूं भाई, एलिमिनेशन बाद में सिखाऊंगा इसके।
पहले मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि अल्काइलेशन कैसे करते हैं फटाफट से। देखिए ये CH3 है, यहाँ NH2 है, ठीक है, इट इज ए प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन है हमारा, पता होना चाहिए आपको, पता भी होगा, मैंने बताया था पहले भी। और इसकी रिएक्शन किससे करनी है? अल्काइल हैलाइड से करनी है। मैं यहां पर अल्काइल हैलाइड ले लेता हूं CH3Br, इसलिए अल्काइलेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक्सेस में लेना है आपको, मैं मैकेनिज्म साथ में मैकेनिज्म समझा रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर अलग अलग लिख रहा हूं, वरना अगर आपको एक ही स्टेप में बोल जाए तो वो कुछ ऐसे बोलेगा आपको कि यहां पर उसने CH3 लिखा होगा, यहाँ NH2 लिखा होगा, यहाँ उसने CH3Br लिखा होगा और यहाँ एक्सेस लिखा होगा। अगर एक्सेस लिखा हुआ है तो सारे स्टेप होंगे, नहीं लिखा हुआ तो रुक जाएगी, वो एक ही स्टेप में रिएक्शन रुक जाएगी हमारी। तो पहला स्टेप में क्या होता है कि पहले स्टेप में ये होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। तो जो लोन पेयर हमारे हैं ये इस कार्बन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जैसे इसको ट्रैक करते हैं Br में इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, ठीक है। यानी Br नेगेटिव तो निकल गया बाहर एक टाइम के लिए, समझ लीजिए इस बात को। यहाँ CH3 हो गया, यहाँ N, इसके साथ क्या लग गया आगे CH3, एक H यहाँ पर है और एक H यहाँ पर है, और फिर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब नाइट्रोजन में तो चार्ज पॉजिटिव आ नहीं सकता है, तो क्या करता है H को कहते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन देके जा यहाँ से निकल ले, तो H पॉजिटिव निकल गया, H पॉजिटिव Br नेगेटिव HBr बन गया, है ना। तो बना क्या हमारे पास यहाँ से CH3 पहले से था, एक CH3 और आ गया, ठीक है, और एक H रह गया। अल्काइलेशन कर दिया हमने एक बार। अभी इसके बाद देखो वापस से लोन पेयर आ गए, कहां से आए? ये हाइड्रोजन देके गया है ना, तो फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया अपने, फिर क्योंकि एक्सेस लिया हुआ है तो मिक्सचर के अंदर हमारे पास अभी और भी Br पड़ा होगा, तो फिर वही सेम चीजें होगी, ये यहां जाएगा, ये वाला फिर यहां आएगा, तो फिर क्या बनेगा आपके पास? N, इसको यहां लिख रहा हूं नीचे में N, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ओए होए H चला गया बेचारा, और ये लोन पेयर छोड़ गया अपने निशानियां, छोड़ गया अपनी निशानियां। अभी तो इसके पास लोन पेयर हैं, तो एक बार और करेगा, लेकिन अब की बार क्या होगा? ये N, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और एक CH3 ये आ गया, लेकिन इसमें चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव, और साथ में क्या अट्रैक्ट रहेगा? Br नेगेटिव, क्योंकि ये तो कहीं जाएगा नहीं अब H के साथ, तो इसको बेचारे को यहीं अट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो इतनी जो प्रोसेस है ना बेटा जी, ये यहां तक की है हॉफमैन एग्जीक्यूटिव अल्काइलेशन। तो क्योंकि एग्जॉस्टिव है, बहुत ज्यादा ले रहे हैं इसको हम, इसलिए इसको एग्जॉस्टिव बोलते हैं। एक स्टेप अगर एक्सेस ना लेंगे तो सिर्फ यहीं तक होगा, कहां गया, मतलब यहां से मैकेनिज्म करके हमारा सिर्फ ये प्रोडक्ट बनेगा यहां तक, ठीक है, उसके आगे नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हम एक्सेस में ले रहे हैं तो फिर हमारी फाइनली यहां तक बनेगा। क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट बोलते हैं इसको, ये बहुत क्वाटनरी लिविंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये जो एग्जांपल आपका है ये कुछ इवन सीबी का एग्जांपल है ना, ये इसको हम बोल सकते हैं कि कुछ इवन सीबी को फॉलो करेगा आगे एलिमिनेशन में। अभी तक नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, अभी तक तो सिर्फ एल्काइलेशन करी ना। एलिमिनेशन जब करेंगे तो इट मे फॉलो द इवन सीबी मैकेनिज्म जनरली, क्योंकि इसमें भी कार्बन आयन बनता है, और कार्बन आयन तो हमारा किसमें बनता था? इवन सीबी में बनता था, वही तो बात राज की बात बताई थी आपको। तो ये तो हमारा हो गया अल्काइलेशन। अब क्या करना है हमें? एलिमिनेशन। उसके लिए मैं इस एग्जांपल को नहीं ले रहा हूं। आप कहेंगे सर क्यों नहीं ले रहे हो, ऐसा ना करो, अभी तो समझ में आया था। बेटा जी इसको कैसे ले लूंगा? इसके होने के लिए तो ये सिचुएशन आड़ी पड़ी है हमारे सामने। यहाँ कहीं बीटा हाइड्रोजन है? नहीं है, सब क्या है? अल्फा है, बीटा तो है ही नहीं, इसलिए इसको एग्जांपल को हम एलिमिनेशन करवाने के लिए नहीं ले सकते। ये मैंने आपको सिर्फ समझाई है हॉफमैन एग्जीक्यूटिव अल्काइलेशन, HEA या H। कई बार यहां पे देखो मिथाइल लिखे हम, तो अल्काइलेशन मिथाइल वर्ड हो सकता है आपका, मिथाइलेशन, ठीक है। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अल्काइलेशन। अल्काइल तो कोई ग्रुप हो गया ना, मैंने यहां मिथाइल लगाए हैं तो क्या बन गया? मिथाइलेशन बन गया, HEM बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब करना है एलिमिनेशन, तो उसके लिए मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लूंगा जहां पर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट तो होगा लेकिन बीटा हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। तो इसको साफ कर ले फटाफट से, कर ही लेते हैं, साफ कर ही लेते हैं। होए 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 होए। देखो मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है, ये ले लेते हैं, चलो CH3, ये CH2, ये CH, इसका लगा हुआ है यहाँ पर N पॉजिटिव, और ये CH3 ये लगा हुआ है, बस इतने लग सकते हैं। और यहाँ पर लगा हुआ है मान लीजिए CH3। मुझे कुछ और समझाना है आपको, इसीलिए मैं आपको ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, बस करना कुछ नहीं, ध्यान देखिए इसके सारे के बाहर क्या था? Br नेगेटिव भी था। ये रिएक्शन हमेशा आपको करनी है बेटा जी मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। कहीं भी ये दिख जाए और ये दिख जाए, दोनों पहचान है कि क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट दिख जाए और साथ में ये दिख जाए,
हीटिंग की प्रेजेंस में हीट तो करेंगे, हम एलिमिनेशन कर रहे हैं तो बेटा जी पक्का यही जो मैंने आपको ऊपर लिखा है पूरा नाम, वही वाली मैकेनिज्म होगी। एलिमिनेशन जो होगा वो इसके हिसाब से होगा। क्यों? ये जो आपका मॉइस्ट Ag2O होता है ना, जब ये Ag2O पानी में मिलता है ना तो ये AgOH बनाता है। जो ये Ag है ना, ये Ag, इसको हेलोजन बहुत पसंद होते हैं, बड़ा खुश होता है हेलोजन देख के, ओह दिख गया दिख गया दिख गया। तो ये क्या करता है, इस Br को यहाँ से हटा के इस OH का तू चला जाए यहाँ पे, इसको मेरे पास भेज, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे चाहिए, तो OH यहाँ चला जाता है। तो पहले क्या होता है, पहले ये होता है कि CH3 CH2 CH CH3 ये N पॉजिटिव, और यहाँ पर ये आपके 2 CH3, और ये आपका यहाँ पर आ गया, मैं स्कोप के बाद यहीं इसके पास ही ले लेता हूँ, यहाँ पर OH नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, अब ये होता है कि जो बीटा कार्बन है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन ध्यान रखिएगा E1CB मैकेनिज्म फॉलो होती है, तो होफमैन प्रोडक्ट बनेगा ना, होफमैन बनना चाहिए। और होफमैन कहता है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है वही जाएंगे, ज्यादा किसके पास है, इसके पास। बच्चे गलती करते हैं, अरे तुम इसके पास इसको भेजो, नहीं वो सेट जब में है, हमें होफमैन करवाना है, तो होफमैन में यहां से जाएगा, मेजर ये बनाएगा, ये नहीं। तो मैकेनिज्म क्या होगी देखो, पहले H जाएगा, H जाएगा तो क्या बनेगा, आज तो मार्कर मेरे बड़े धोखा देते हैं मुझे यार, क्या करूं मार्करों का, कुछ इलाज बताओ मुझे। ऐसे हो गया, ये नाइट्रोजन, ये पॉजिटिव, ये CH3, इस OH ने क्या करा, इसके H को हटा लिया, पानी बाहर निकल गया, तो ये रह गया CH2 नेगेटिव, कार्बन बन गया, कार्बन बन गया, है ना। इवन सीप मैकेनिज्म ऑफ एग्जांपल था। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, जैसे ही इसको हम आगे रिएक्शन करते हैं, नॉर्मल सी बात है, ये यहां आएगा, जैसे ही यहां आएगा ये भैया जी इलेक्ट्रॉन लेके फरार, तो बना क्या हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया एल्कीन, प्लस N, और इसका क्या लगे हुए हैं, दो कैसे लगे हुए हैं, 3 लगने चाहिए ना, पार्टनर ही मन बनता है ना, 4 बनेंगे ना, एक और आएगा पांडे जी, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है ना, कैसा कोई बात नहीं, समझते हैं अपनी भावनाओं को। लास्ट में तो हम गड़बड़ नहीं कर रहे ना, लास्ट में समझ में आ गया ना कि हमें कहाँ गड़बड़ करी हुई है। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन। 4 स्टेप, दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, पहले वाली और ये नेक्स्ट वाली। तो एलिमिनेशन में E1CB मैकेनिज्म को ये फॉलो कर रहा है, तो E1CB को करेगा तो नॉर्मल सी बात है कि ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगी, है ना, फर्स्ट ऑर्डर होगी ना कि सेकंड ऑर्डर होगी, सेकंड ऑर्डर होगी। E1CB बताया था, गड़बड़ क्यों करते हो आप, डरते क्यों, E1CB कैसे हो जाएगी, ठीक है, बेस है भाई इसके पास भी, ये ना बेस, ये बेस ही तो है, AgOH बेस दे रहा है ना ये आपको, इट इज बेस, इट इज अल्काइल हाइड एक तरीके का। मैंने बताया था ग्रुप आपको, स्टार्टिंग में ग्रुप बताया था बेटा जी कि सिर्फ हेलोजन कोई जरूरी नहीं है, ऐसे से ग्रुप होना तो भी एलिमिनेशन हो सकता है, लिखवाया था मैंने सब कुछ आपको, सब बता रखा है सब, तो ये उसमें एग्जांपल में तो आता है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, चलिए जी एक एग्जांपल और देते हैं आपका, उसके बाद तो काम हमारा लगभग खत्म। पैसा हजम, ऐसा पैसा करती है क्यों पैसे तो मरती है ना, है ना। चलिए देखिए, लो जी बेटा जी, ये हमने लगा दिया यहाँ CH3, ये आपको दे दिया N पॉजिटिव, यहाँ लगे हुए हैं 2 CH3, 2 ही लगेंगे ना, 3 लगेंगे, सॉरी फिर वही गड़बड़ कर रहे हैं हम, 3 लगेंगे, 2 कैसे लगेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ इसके साथ मैंने OH नेगेटिव, समझ गए अब तो आप, ओ सर अब तो आपने Ag2O भी नहीं दिया, नहीं दिया हमने, कुछ नहीं दिया, बस ये कह दिया कि इसको ना हीट कर लो, क्या कर लो, हीट कर लो, मुझे प्रोडक्ट बता दो, बड़ा आसान सा है, कुछ करना ही नहीं। देखिए ये कार्बन अल्फा हो गया, तो ये वाला बीटा, ये वाला भी बीटा, ये वाला भी बीटा, ये तो सेम ही है दोनों कार्बन, यहां से जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि होफमैन फॉलो करना है हमें, होफमैन फॉलो करेंगे तो ये वाला जाएगा, मेजर तो ये बनाएगा, माइनर इनमें से बनेगा, है ना। दैट मीन्स कि जो प्रोडक्ट बनेगा, ओए होए कुछ ऐसे बनेगा कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसे तो होगा, ये जाएगा छोड़ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये H2 है और ये H है, तो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ लेके जाएगा, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा एक, तो है ना, हमें साफ कर देता हूँ समझाने के लिए किया था हमने। तो ये आपका बन गया मेजर प्रोडक्ट, 91% तो यही बनेगा, 91 से क्या सा, ठीक है। और जो माइनर बनेगा
वो क्या बनेगा, वो कहीं से बना लो, यहां से बना लो, डबल बॉन्ड यहां लगा दो या डबल बॉन्ड यहां लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा बनेगा हमारे पास कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, डबल बॉन्ड यहां आ गया और ये CH3, तो ये माइनर बनेगा। क्या कहना है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, खासकर जेई और नेट बच्चों को। तो बेटा जी ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा एक बात और सुनिए, फिर इसके अंदर और भी एक चीज बताता हूं आपको। कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा बार भी हम ये स्टेप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ ऐसा किया कि एक बार हमने एल्कीन बना लिया, एक बार हमने एल्कीन बना लिया, बॉन्ड टूट गया। साइक्लिक में ऐसा हो सकता है, ओपन में तो नहीं होता है, साइक्लिक में ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ आपको थोड़ा एग्जांपल ट्राई करता हूं, मैं श्योर तो नहीं, बट मैं दिमाग में आएगा मेरे, कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। ये इस तरह से मान लीजिए कुछ है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पर इसके 1 2 और ये 3 बॉन्ड पूरे हो गए, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर मैं अब इसकी मिथाइलेशन करता हूँ, एक बार मिथाइलेशन कर रहा हूँ सिर्फ, HEM का मतलब होफमैन एक्सॉस्टिव मिथाइलेशन, तो ये वाला एच जाएगा, जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, टिंग टिंग टिंग, बेबी को बेस पसंद है, ऐसे बनेगा, यही बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, दिखाओ जल्दी। एक एच तो जाएगा, फिर एक से तब आएगा, फिर एक बार और आएगा, तो 2 बार हो गया, ठीक है। अब इसके अगर मैं एलिमिनेशन करें तो क्या बनेगा, क्या बनना है, ये ऐसे हो गया, ये CH3, ये CH3, यहां से बॉन्ड टूटेगा, देखो दोनों पास बीटा कार्बन, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो बॉन्ड दोनों से टूटेगा, तो कहीं से तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहां से तोड़ दिया, ये वाला तोड़ दिया, ये वाला तोड़ दिया, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे और ये ऐसे और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे करना ट्राई मैकेनिज्म इसकी कैसे की होगी सर ने, ठीक है। मैं बता रहा हूँ यहाँ 2 H हैं, इलेक्ट्रॉन देके जाएंगे यहाँ कि यहाँ, बताओ मुझे कहाँ देके जाएंगे, सोचना आप थोड़ा सा, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद एक बार और कर दीजिए, इसके बाद लोन पेयर है ना, तो ऐसे एक बार और कर लीजिए, एक बार करेंगे तो उसके बाद फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर N, यहाँ पर CH3, ये CH3 और एक CH3 और आ जाएगा, यहाँ प्लस आ गया और ये एज इट इज पढ़ाई है ना। फिर इसकी हम वही सेम स्टेप से हीट करेंगे और जो पूरा स्टेप करेंगे हम, की बात सिर्फ यही बीटा हाइड्रोजन है, तो ये बाहर निकल जाएगा पूरा का पूरा, बनेगा क्या हमारे पास, कुछ कुछ ऐसा बनेगा, ये बन गया प्रोडक्ट, और साथ में वो दूसरा बन गया। तो कई बार भी कर सकते हैं हम, बस शर्तें ये है कि हमारे पास बीटा हाइड्रोजन होने चाहिए, बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तो आगे, अगर यहाँ कोई बीटा हाइड्रोजन ना होता तो प्रोसेस सही रुक जाती, आगे नहीं होती, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा बार भी HEM हो सकती है। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि कितनी HEM इसमें पॉसिबल है, तो इसलिए आपको ड्रा करके देखना पड़ेगा कि कहां तक पॉसिबल है, मैकेनिज्म समझ लीजिए, उसके बाद आपको सही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं इस मैकेनिज्म में, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये अल्फा है बेटा जी, ये अल्फा हो गया ना, बीटा तो ये होंगे, है ना। अब आप डबल बनाएंगे तो ये बनेगा, ठीक है। अब ठीक है, बस लिखने में गलती होगी, बाकी तो ठीक है। तो ये इस तरह से करना है आपको, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए जी, तो ये हो गया हमारा टॉपिक खत्म, सारी एलिमिनेशन हो गई। अब आपको बस एक फटाफट से पॉइंट बताना है, टाइम ज्यादा हो गया मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी हम काम तो करके जाएंगे आज खत्म एलिमिनेशन को, वरना तो रोज का काम है ये, रोज इतना टाइम नहीं है हमारे पास देने को भैया जी, आज 5 मिनट फालतू लगा लेंगे हम, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि एसएन और एलिमिनेशन में कंपटीशन चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है, कौन जीतेगा, मैं जीतूंगा, नहीं मैं जीतूंगा, नहीं मैं जीतूंगा। जैसे भी पश्चिम बंगाल में चल रहे थे ना, भाजपा और टीएमसी, हम लड़ेंगे हम जीतेंगे, तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, हम जीतेंगे कि हम जीतेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपका एल्काइल हैलाइड ये हो, इस तरह कुछ हो, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी, जीरो है ना, तो 0 डिग्री हो गया, है ना, तो पक्का SN2 ही होगी, कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है, नहीं होगी एलिमिनेशन, ना E1 ना E2, कुछ होगी नहीं। अगर प्राइमरी है और CH2X, ये प्राइमरी हो गया, अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी तो नॉर्मल सी बात है, SN2 को फेवर करता है ना, लेकिन कब SN2 को फेवर ये तब करेगा, SN1 तो करेगा नहीं, प्राइमरी तो करता नहीं है SN1, तो SN2 ही कर सकते हैं। तो SN2 को फेवर, E1, ये E1 वैसे नहीं करेगा, E1 E2, क्योंकि ऑर्डर तो उसमें क्या था, टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी, तो ये E1 E2 भी नहीं कर सकते, है ना, ये तो प्राइमरी है, एलिमिनेशन तो बहुत ही कम करेगा, वैसे ही कम करेगा,
ठीक है, तो ज्यादा फेवर किसको करता है ये, SN2 को फेवर करता है, लेकिन कब, जब न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छे हों, स्ट्रॉन्ग हों, तभी करेगा। जैसे कि Cn नेगेटिव हो गया, ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है ना। I नेगेटिव हो गया, ये बहुत अच्छा है। एक्वस लिखा हुआ आपको मैंने बताया था एक्वस के बारे में, ये हो या ये हो, इस तरह के अगर न्यूक्लियोफाइल है दिख जाए आपको कहीं पे, तो हम कहेंगे कि N3 नेगेटिव हो, ठीक है, N3 नेगेटिव हो, RMGX हो, विग्नाइट एजेंट, ये दिख जाए तो SN2 ही करना है, E नहीं करना। लेकिन अगर बेस दिख जाए, बेस दिख जाए तो E2 होने के चांसेस हो जाते हैं। वो बेस कौन कौन से हैं, एल्कोहलिक KOH लिख जाए, एक्वस नहीं है वो, एल्कोहलिक हो गया, तो उस केस में वो एलिमिनेशन करेगा। इसके अलावा CH3O नेगेटिव हो, C2H5O नेगेटिव हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं, बताए थे मैंने आपको सब बातें, ठीक है। NaNH2 हो, NaNH2 हो, तो ये सारे क्या करते हैं, ये आपके सारे E2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। हाँ, प्राइमरी जो आपके हैं बेसिकली, एक मिनट, गड़बड़ हो गई, मैं तो खुद ही कह रहा था कि करेंगे नहीं इसमें, ये तो सेकेंडरी में करते हैं भाई, ये आप सेकेंडरी के लिए कर लीजिए, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ये सेकेंडरी में कर लीजिए आप, प्राइमरी में बता देता हूं आपको मैं इसमें क्या दिक्कत है, करने तो हमें सभी है, सेकेंडरी में कर लीजिए। प्राइमरी में क्या होता है बेटा जी, प्राइमरी में ये SN2 ही करते हैं, एलिमिनेशन तो करेंगे नहीं क्योंकि सबसे कम था, वही तो बता रहा था आपको, फिर वो पता नहीं कहां नहीं घूम गई हमारी, तो ये एलिमिनेशन नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन 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 अगर हमारा बेस बहुत बल्की हो, बहुत बल्की बेस, जैसे कि टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, बताया था मैंने आपको, ये भी टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ये एग्जांपल होता है ना, इस तरह से ये हो ना, ये हो तो एलिमिनेशन कर देगा, फिर ये कर देगा, फिर ये एलिमिनेशन कर देगा, ठीक है। बस इसकी प्रेजेंस बल्कि बेस होना चाहिए, वरना तो वो SN2 को ही फेवर करते हैं प्राइमरी वाले। सेकेंडरी वाले आपको मैंने बताई दिए। टर्सरी में आते हैं, टर्सरी में आते हैं, ये टर्सरी हो गया, ठीक है। टर्सरी वाले केस में SN2 तो फेवर करता ही नहीं, सीधी सी बात है, पढ़ के आए हैं हम, तो SN1 को फेवर करता है ना, तो SN2 को तो फेवर करेगा नहीं, SN1 को फेवर करेगा, है ना। अब SN1 को फेवर कब करेगा, अगर हम लो टेम्परेचर रखते हैं, लो टेम्परेचर, एक मिनट ये बाद में बताता हूं आपको, एलिमिनेशन करते हैं पहले। अब देखिए टर्शरी जो है वो E2 भी कर सकता है, E1 भी कर सकता है, तो SN2 तो कर नहीं रहा है, इसका मतलब या तो वो E2 करेगा या E1 करेगा या SN1 करेगा, है ना, ये तीन में से कर सकता है। तो बेसिकली होता ये है कि फिर वही बात आ गई कि अगर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वाले जो बेस है, ये वाले, तो वो क्या करेंगे, तो वो E2 करेंगे, ठीक है। मैं यहां से इसको लिंक कर देता हूं, ये वाले बेस आपको दिख जाए टर्शरी हो तो वो भी E2 करेगा, SN2 तो करेगा ही नहीं, ठीक है। अब E1 और SN1 की बात आ गई। देखिए मैंने आपको बताया था कि E1 रिएक्शन जो होती है जनरली वो सोल्वोलिसिस में होती है, जिन बच्चों को नहीं पता पिछली वीडियो देखते हैं बेटा, सब बता रखा है। सोल्वोलिसिस जो रिएक्शन होती थी वो SN1 में भी होती थी, E1 में भी होती थी ना। लेकिन अगर E1 करवानी है तो टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, SN1 करवानी है तो टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, सॉरी उल्टा हो गया, E1 करवानी है तो टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा और SN1 करवानी है तो टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, बस यही फर्क है SN और E1 में। सारा आपको मैंने खेल बता दिया कि SN1 और एलिमिनेशन कैसे करना है। सो ये हमारा एलिमिनेशन कंप्लीट हो गया आज। कल हम करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, थोड़ा टॉपिक है लेकिन उसके अंदर एक टॉपिक बहुत लेंथी सा है, पता नहीं इसमें करवाऊंगा क्या अलग से करवाऊंगा, मुझे भी सोचा नहीं, मैं डिसाइड नहीं करा अभी, बट देखते हैं क्या करेंगे। और उसके बाद एक दो लेक्चर और लगेंगे बस हमारे इसके अंदर, तो आई थिंक मैंने बोला था आपको 3-4 लेक्चर की बात है, तो उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।